सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 32 का हम ए पार्ट देखते हैं। द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude 30 डिग्री than when it was 60 डिग्री। यहाँ पे देखो क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट क्या है, एक चीज़ समझ में आ रही है कि एक ही टावर है, ठीक है, और नीचे से देख रहे हैं तो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री टू एंगल बन रहे हैं, मतलब दो लोगों से एंगल बन रहे हैं। तो देखो फिगर बन जाएगा ना, तो हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये टावर है, टावर का हमें कोई हाइट गिवन नहीं है, लेकिन एंगल दो बन रहे हैं, ठीक है, एंगल दो बन रहे हैं इस तरह से। कहाँ से? लेवल ग्राउंड, ग्राउंड लेवल गिवन है, इसीलिए हमें पता है ये एंगल कौन से हमारे एलिवेशन एंगल है। तो यहाँ भी कंफ्यूज मत होना कि मैम एंगल का पता नहीं चल रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि 30 डिग्री 60 डिग्री कौन सा कहाँ पे बनता है। तो सिंपल सी बात है, जो बड़ा एंगल होगा वो जितना पास होगा उतना बड़ा एंगल बनता है। तो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के जितने पास में होगा जो एंगल पहले बनेगा वो बड़ा एंगल होगा, जो एंगल दूर से बन रहा है वो एंगल हमारा छोटा होगा। तो ये मेरा हमेशा 60 होगा और ये मेरा 30 होगा, ठीक है। एंगल क्लियर। अब जो डिस्टेंस दी है वो कहाँ की दी है कि जो शेडो बन रही है इसकी, देखो द शेडो ऑफ टावर स्टैंडिंग, क्या टावर खड़ा हुआ है उसकी शेडो बन रही है, तो दो अलग अलग लेवल ग्राउंड पे बन रही है, तो उसमें 40 मीटर लॉन्गर, लॉन्गर का मतलब होता है डिफरेंस गिवन है, क्या, एक यहाँ इस एंगल से शेडो बन रही है, एक यहाँ बन रही है। दैट मीन्स कि ये जो डिफरेंस है ना, इनके बीच का डिफरेंस है ना, ये गिवन है 40 मीटर, ये गिवन है मुझे 40 मीटर, ठीक है। हाइट पता नहीं है, h लिख लिया, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता नहीं है तो मैंने x लिख ली। अब मैं इनको अल्फाबेटिकली डिनोट कर लेती हूँ, इसको a b कर लिया मैंने, इस पॉइंट को c कर लिया और इस पॉइंट को d कर लिया। क्लियर। अब इसको सॉल्व करना इजी हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे हमारा tan यूज होगा, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। tan 60 यूज करेंगे, मोस्टली इन क्वेश्चंस में tan रेशियो ही लेते हैं हम, tan 60। tan 60 हमारा होता है h अपॉन x, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ट्राइंगल ले लिया है ABC। अब tan 60 की डिग्री की मुझे वैल्यू पता होना चाहिए, √3 होती है h अपॉन x। अब यहाँ से मुझे निकालना क्या है, देखो फाइंड क्या करना है, वहाँ फोकस रखो। यहाँ पे मुझे हाइट फाइंड करनी है, ठीक है, तो x की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू h अपॉन √3। इस चीज को समझना है, यहाँ पे आपने h इक्वल टू x√3 क्यों नहीं लिया है, आगे समझ में आएगा। अब दूसरा ट्राइंगल ले रही हूँ मैं, ये वाला कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ABD। ट्राइंगल तो पूरा लेते हैं, ऐसा नहीं है अधूरा ट्राइंगल ले लो, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, और राइट एंगल ट्राइंगल में ही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होते हैं। चलिए tan 30 लिया मैंने, tan 30 वही परपेंडिकुलर तो मेरा h है, ठीक है, हाइट ऑफ टावर। अब बेस मेरा क्या हो गया, 40 प्लस x है, बेस मेरा 40 प्लस एक्स है, टोटल लेंथ आती है, ठीक है। सो 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करते हैं हम, और सॉल्व करेंगे तो पहले तो tan 30 की वैल्यू हमें पता होना चाहिए, 1/√3 होती है, इक्वल h अपॉन 40 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 40 प्लस एक्स का 1 में और h का √3 में, ठीक है। तो 40 प्लस एक्स इक्वल h√3। अब मुझे तो क्या h की टर्म में चाहिए, h की टर्म में चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, x की वैल्यू h की टर्म में निकाली थी, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ इसलिए बोला था कि आपको आगे समझ में आएगा कि मैंने x की वैल्यू क्यों निकाली है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू यहाँ रखेंगे। सो 40 प्लस x मैंने क्या निकाला, h अपॉन √3 इक्वल h√3। अब ऐसा करो, इस h√3 को इधर ले जाओ, ठीक है। तो 40 इक्वल h√3, ऐसे ही है, h अपॉन √3 को उधर ले गए तो माइनस h अपॉन √3। 40 इक्वल, दोनों में से h कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 अपॉन √3, ठीक है। √3 का क्या, LCM ले लो, तो क्या आएगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, ठीक है। क्या कर रही हूँ मैं सॉल्व आगे, 40 इक्वल h इंटू 2 अपॉन √3, ये आया है, ठीक है। अब ये जो टर्म है ना, इसको दूसरी साइड ले जाओ, क्योंकि हमें तो हाइट निकालनी है। तो 40 √3 मल्टीप्लाई में जाएगा और 2 डिवाइड में जाएगा, और सिंप्लीफाई कर लो तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आ गई, 20√3 मीटर, मीटर में चल रहा है ना हमारा पूरा। तो ये क्या आई मेरी, ये आ गई मेरी हाइट, ये मुझे फाइंड करनी थी, ठीक है। अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं 32 का, इसी चैप्टर का क्वेश्चन है ये। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है क्या, जिसकी 7 मीटर हाइट है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन
ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर हाइट की है, ये रही। यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या देख रहा है, एक दूसरे टावर को देख रहा है, एक दूसरे टावर को देख रहा है। और एंगल कौन सा बन रहा है, एलिवेशन। तो एलिवेशन एंगल बन रहा है, दैट मीन्स कि वो जो टावर देख रहा है वो ऊंचा है उससे, जिस बिल्डिंग पे खड़ा है, क्योंकि एंगल एलिवेशन तो ऐसे बनता है हम जब टॉप पे देखते हैं। ठीक है, तो इससे यहाँ से ये डिसाइड हो गया कि जो हमारा टावर है और जिस बिल्डिंग पे वो खड़ा है वो टावर उससे बड़ा है। क्लियर, ये बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है वो, देखो बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। अब जब वो टॉप पे देख रहा है तो उसका क्या एंगल बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है टॉप पे देखने का, इज 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब डिप्रेशन एंगल भी आ गया, दैट मीन्स कि अब वो नीचे देख रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे देखते हैं तब बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर देखते हैं तब बनता है। अब वो क्या कर रहा है, इसका बॉटम पार्ट देख रहा है, ये रहा, ये रहा, इस पार्ट को देख रहा है, तो उसकी आई साइट ऐसे ही जाएगी ना। ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है उसका कितना, 45। ठीक है, अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है, इसीलिए यहाँ पे ये करस्पॉन्डिंग एंगल से 45 हो जाता है। ठीक है, सॉरी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 45 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब मैं इन्हें डिनोट कर लेती हूँ, ए बी सी डी, और इसको मैंने ई ले लिया, ए बी सी डी से डिनोट कर लिया। अब मेरे पास क्या क्या है, पहले देख लेते हैं, फाइंड करना है, डिटरमाइन दी हाइट ऑफ द टावर, इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे इतनी तो 7 हो गई, ई डी और बी सी इक्वल है, इसको मैंने x ले लिया, तो मुझे x + 7 फाइंड करनी है। चलिए करते जाते हैं। पहले तो सबसे पहले मैं क्या ले रही हूँ, इसको y ले लो, ये डिस्टेंस भी तो y लेंगे। देखो ये y है तो ये भी y होगी, सी डी y है तो बी ई भी y होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या ले रही हूँ, tan 60 ले रही हूँ। ठीक है, tan 60 ले लिया मैंने, कितना, x अपॉन y, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ से √3 आ गया, √3 इक्वल टू x अपॉन y, इसको यहीं रहने दो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं tan 45 ले रही हूँ, tan 45 क्या होगा मेरा, ये ट्राइंगल है, देखो tan 45 7 अपॉन y। ठीक है, tan 45 मेरा 1 होता है, पता है मुझे, 7 अपॉन y। तो देखो y की वैल्यू तो 7 आ गई, अब मुझे y की वैल्यू मिल गई, तो मैं y की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दूंगी। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7√3। y की वैल्यू 7 है तो x की वैल्यू क्या हो गई, 7 इधर जाएगा, 7√3। ये तो x की वैल्यू आई है, मुझे क्या करना था, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर मेरी क्या होगी, AC, x + 7 है। ठीक है, तो x की वैल्यू में क्या रख दूंगी, 7√3 + 7। ठीक है, तो यहाँ 7 कॉमन ले लो, √3 + 1, ये मेरी हाइट आ गई। ठीक है, मीटर में चल रहा है तो आप यूनिट दे देना, यूनिट मत छोड़ा करो मैथ्स में। ठीक है, यूनिट 7√3। अब देखो यहाँ पे अगर आपको गिवन होता √3 की वैल्यू रखनी है कि तो आपको √3 की वैल्यू रखते, अदरवाइज आपका यहाँ तक आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 33 का ए पार्ट देख लेते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन है हमारे दोनों ही। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। एंड गिवन क्या है, nth टर्म इज गिवन बाय an = 5 + 6n गिवन है, बस हमें इसी से सब कुछ निकालना है। an = 5 + 6n, ये इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ से देखो an से हम a1 निकाल लेंगे, मतलब हमारी फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, तो 5 + 6 मतलब 11 हो जाएगी। तो ये मेरी फर्स्ट टर्म आ गई। यहीं से मैं सेकंड टर्म निकालूँ तो सेकंड मेरी कितनी आएगी, 6 × 2 = 12, 12 + 5 17 हो जाएगा। अब देखो 2 टर्म आ गई, दैट मीन्स कि यहाँ से हमारा d भी निकल आएगा, d मतलब a2 - a1, तो ये मेरा 6 आ गया। ठीक है, तो मेरे को सब चीज़ें मिल गई, फर्स्ट टर्म मिल गई और डिफरेंस मिल गया। अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, SN, सम ऑफ n टर्म क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जिसमें मुझे d चाहिए था और a चाहिए था, n तो वही है जो यहाँ लिखेंगे, तो सम ऑफ फर्स्ट 25 है, दैट मीन्स n = 25। ठीक है, सो 25/2, अब 2 × a के प्लेस पे मैं क्या लिखूंगी, a मतलब a1 11 है, प्लस n मेरा 25 - 1 मतलब 24, और d मेरा कितना है, 6 है। बस अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 25। 2 क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट निकाल रहे हैं अभी हम। सो S 25/2, यहाँ 22 हो जाएगा ये, और यहाँ से 144 हो जाएगा, 144। ठीक है, तो और सॉल्व करते हैं इसको, तो ये मल्टीप्लाई होके होगा 166,
यहाँ से और कट कर लेते हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, तो क्या हो गया 25 इंटू 83, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2075। ये क्या आ गया, सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स आ गई। अब लास्ट में पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ 20th एंड 45th, ठीक है। तो सबसे पहले हम A20 निकालेंगे और A45 निकालेंगे, फिर दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो A20 कैसे निकालेंगे, क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर A20 मतलब A प्लस A, मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म मैंने यहाँ पर निकाली थी 11 प्लस 19 इंटू डी कितना है 6 है, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट बता रही हूँ, यहाँ पर 125 आएगा। अब मैं A45 वो निकाल लेती हूँ। A45 A प्लस, तो A मेरा 11 है और ये 44 हो जाएगा और D मेरा 6 है, तो ये हो जाएगा 275। अब दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, A20 अपॉन A45, 125 अपॉन 275। तो यहाँ से आंसर आएगा मेरा 5/11, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। चलिए कुछ बी पार्ट और देख लेते हैं। AP में जिसमें हमें सम ऑफ एन टर्म गिवन है और A के इक्वल टू 164 गिवन है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ से पहले S1 S2 निकाल लो, ठीक है। S1 निकाला मैंने, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो 3 + 5 8 आएगा। तो ये मेरे फर्स्ट टर्म भी है और सम ऑफ फर्स्ट टर्म भी है, तो ये मेरा A1 है, A1 कह लो या A कह लो। तो फर्स्ट टर्म मिल गई मुझे। अब S2 में निकालूँ, मतलब n के प्लेस पर 2 रख लो, तो 3 इंटू 2 2 ज़ा 4 और 5 2 ज़ा 10, तो 12 + 10 मतलब कितना आ गया मेरा 22 आया है। तो ये जो 22 आया, पता है क्या आया, 22 सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म है। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म मतलब 2 टर्म ऐड कर रहे हैं, तब हमारा 22 आ रहा है। दैट मीन्स ये हमारी सेकंड टर्म नहीं है। सेकंड टर्म हमारी क्या होगी, सेकंड टर्म जो होगी मेरी A2, इक्वल आएगा ये हमारा 14। तो देखो फर्स्ट टर्म मिल गई मुझे और सेकंड टर्म मिल गई। अब मैं यहाँ से D निकाल सकती हूँ। D मेरा क्या होता है, A2 माइनस A1, तो A2 मेरा कितना है 14 है और A1 कितना है मेरा 8 है, तो 14 माइनस 8 मेरा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखो मुझे क्या क्या मिल गया, D मिल गया, A1 मिल गया, A2 मिल गया। अब मैं ये वाली इक्वेशन लेके चलती हूँ। ये इक्वेशन मेरी क्या है, A के इक्वल टू 164, इसको लेके चलते हैं। अब हमें AN पता है, AN क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस वही है कि N के प्लेस पर K आ गया है, तो A प्लस K माइनस 1 इंटू डी इक्वल मेरा क्या है 164। अब मैंने क्या क्या निकाल लिया है, फर्स्ट टर्म निकाल लिया और डिफरेंस निकाल लिया, तो यहाँ से मेरी K की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ, वही मुझसे पूछा है। तो A मेरा क्या है 8 है, K माइनस 1, D मैंने अभी निकाला 6 इक्वल 164। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 8 को हम इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा K माइनस 1 इंटू 6, 164 माइनस 8, ठीक है। 164 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ से हमारा कितना आएगा 156 आ जाएगा। K माइनस 1 इंटू 6, अब यही 6 को हम इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो ये काय में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो K माइनस 1 इक्वल 156 अपॉन 6, ठीक है। तो K माइनस 1 इक्वल 156 अपॉन 6, कितना कट करेंगे, इसको कट कर लेते हैं, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 36, 6 6 ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पर 26 आ गया। अब ये -1 है, इसको इधर ले जाओ, K इक्वल टू 27, तो K की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है 27 आंसर होगा। सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, जो हमारे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का है। दी फॉलोइंग टेबल गिव्स दी मंथली कंजप्शन ऑफ 100 फैमिलीज का हमें मंथली कंजप्शन गिवन है, जिसमें हमें 2 कॉलम गिवन है। मैंने 3rd कॉलम बना लिया है बिकॉज वी हैव टू फाइंड मीडियन। तो मीडियन जब भी फाइंड करनी होगी, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम किस तरह से ऐड होता है, जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन है, बस वही उसमें हम फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाते हैं। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम रहती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में, सेकंड में क्या होता है 5 + 9 हो गया, ठीक है, या 5 + 9, इस तरह से एडिशन होते हैं। इसमें ये प्लस हुआ, फिर ये प्लस हुआ, इस तरह से क्रॉस में प्लस होते जाते हैं, और यही नंबर हमारा क्या होता है आगे लिखा हो जाता है। फिर ये प्लस किया और ये आगे लिखा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वो नंबर आता है जो टोटल समेशन ऑफ नंबर ऑफ फैमिलीज होता है, जो टोटल फ्रीक्वेंसी का ऐड होता है, वो नंबर हमारा यहाँ पर आता है। अब हमें मीडियन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है m = 1 मिनट।
हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब इसमें जो जो हमें चाहिए टर्म्स बस वो सब हमें निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी एफ, एफ और एल, एच, एन क्या होता है, ठीक है। एन जो होता है वो हमारा क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हियर इज 100। 100 बाई 2 करेंगे हम। सबसे पहले एन बाई 2 निकालते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी एन बाई 2 होती है। अब यहाँ से मेरा नंबर कितना आया 50। अब ये नंबर डिसाइड करता है हमारी सी एफ को और एफ को, ठीक है। तो यहाँ से जो नंबर आता है उससे हम जस्ट ग्रेटर देन नंबर हम किस कॉलम में देखते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐसा कोई नंबर देखो जो 50 से जस्ट ग्रेटर देन नंबर हो। तो ऐसा नंबर मेरा 59 है। अब 59 मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 59 से प्रीसीडिंग नंबर होता है, उससे जस्ट पहले वाला नंबर जो होता है वो हमारा सी एफ होता है, ठीक है। लेकिन अब सी एफ मिल गया मुझे, ठीक है, मुझे सी एफ मिल गया, सी एफ इक्वल टू 31, सी एफ मिल गया। अब नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, एफ चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मेरी ये वाली है। तो जो मेरा 59 जो नंबर लिया है मैंने, वो नंबर के जस्ट सामने वाली फ्रीक्वेंसी मेरी एफ हो जाती है। तो ये मेरा एफ हो गया। और इसी के जस्ट सामने वाली जो क्लास इंटरवल होता है वो मेरा मीडियन क्लास हो जाता है। तो मीडियन क्लास में जो ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है। सो हियर इज एल फॉर लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट मेरी हो गई 160। अब एच क्या होता है, एच होता है इनका डिफरेंस, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल मेरा कितना चल रहा है, 10 चल रहा है। बस अब हमें सारे टर्म्स रख देने हैं। तो एल मेरा क्या है, लोअर लिमिट 160 है, प्लस एन बाई 2 मेरा कितना आया था 50, माइनस सी एफ कितना है मेरा 31 अपॉन एफ, एफ कितना है 28 इंटू एच, एच मेरा कितना है 10। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा मीडियन जो है, मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ आपको, 166.8 आंसर आएगा। इसको सिंप्लीफाई करना, देन हमारा आंसर आएगा 166.8। दिस इज मीडियन ऑफ दिस डेटा। मैं 35 को एक बार समझ लो पहले। द बॉयलर्स आर यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू स्टोर वाटर एंड देन यूज टू प्रोड्यूस स्टीम। क्या बॉयलर्स किस लिए बनाए गए, थर्मल पावर प्लांट्स में पानी स्टोर करने के लिए, देन आफ्टर उनको उसमें से स्टीम निकालने के लिए, ठीक है। सो वन सच बॉयलर, उन्होंने बॉयलर का शेप बताया कि वो किस तरह का बॉयलर है। कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल पार्ट इन मिडिल, मतलब मिडिल में उसका कैसा पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट है, एंड टू हेमीस्फेरिकल पार्ट्स ऑफ इट्स बोथ एंड्स। दोनों एंड पर हेमीस्फेरिकल शेप है और बीच में उसका मिडिल में उसका सिलेंड्रिकल पार्ट है, ठीक है। सो लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, अब लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी दी है, 7 मीटर। सो इसकी लेंथ दी है, दैट मीन्स कि जो सिलेंडर में हाइट होती है, हम फॉर्मूलेज में एच यूज करते हैं, तो वो एच हमें गिवन है 7 मीटर। एंड रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 7/2। अब जो रेडियस ये गिवन है वो सिलेंडर की भी रेडियस है और हमारे हेमीस्फेयर की भी रेडियस है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ बॉयलर। दो चीजें पूछ ली, फाइंड टीएसए ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड वॉल्यूम ऑफ बॉयलर। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट टू द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट। 3 चीजें पूछी है, एक एक करके हम सब फाइंड करते हैं। उससे पहले हमें फॉर्मूलेज याद होना चाहिए। बस ये जो सरफेस एरिया चैप्टर का जो क्वेश्चंस आते हैं, बस उसमें हमें फॉर्मूलेज पर भी बेस्ड है। सारे फॉर्मूले याद तो हम चुटकियों में सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए करते हैं हम। सबसे पहले हमें टीएसए फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। मतलब ये जो नया ऑब्जेक्ट बना है, ये जो बॉयलर बना है, जो सिलेंडर और 2 हेमीस्फेयर को मिला के एक नया बना है, तो उसका हमें क्या टीएसए फाइंड करना है। तो टीएसए निकालने के लिए मैंने बताया था आपको चैप्टर में, आप इस चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से समझाया। अगर अभी भी नहीं आता है, आपको क्लियर नहीं है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके इस चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले क्या निकालूंगी, टीएसए में मुझे सबका एरिया चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिलेंडर का लूंगी, तो सिलेंडर का मुझे क्या चाहिए, सीएसए चाहिए, टीएसए चाहिए। तो सिलेंडर का मुझे सीएसए चाहिए, ठीक है। तो सीएसए मेरा क्या होता है, 2πRH होता है, प्लस अब मुझे हेमीस्फेयर मेरे 2 हैं, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अब हेमीस्फेयर के मुझे क्या चाहिए, सीएसए ही चाहिए। यहाँ पे हम टीएसए नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। यही हमने सिलेंडर में किया, ये एरियाज इंक्लूड नहीं किए, सिर्फ सीएसए उसका जो राउंड कर्व शेप था उसका एरिया लिया है। और हेमीस्फेयर में भी जो कर्व शेप है, दोनों का कर्व शेप है, वो ही लिया है, ठीक है। तो सीएसए लेते हैं हम यहाँ पे। सो ये हमारा क्या होता है, 2πr²। बस यही फॉर्मूला लगा देना है। आर हमें पता है, आर हमें 7/2 मीटर गिवन है और एच हमें 7 मीटर गिवन है। सब कुछ गिवन है, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 × 22/7, आर मेरी 7/2, एच मेरी 7।
2 इंटू 22/7, आर मेरी 7/2, ठीक है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ, टाइम लगेगा सॉल्व करने में। इसका आंसर है 308 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आया टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉयलर। अब सेकंड चीज क्या फाइंड करनी है, वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम में भी वही है, दोनों का वॉल्यूम ऐड करना है। तो वॉल्यूम के लिए कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू, पहले हम सिलेंडर का वॉल्यूम लिखेंगे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम मेरा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन 2 हेमीस्फीयर है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप जब सारी वैल्यूज रखोगे 22/7, आर मेरा 7/2, 2 टाइम्स लिख दिया, एच 7, 2 इंटू 2/3, पाई मेरा 22/7 और आर क्यूब मतलब 7/2 आपको 3 टाइम्स लिखना है। जब आप वॉल्यूम सिंप्लीफाई करोगे तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ इसका 449.16 मीटर क्यूब मेरा क्या आएगा, इस बॉयलर का वॉल्यूम आएगा। 2 चीज़ें निकाल ली हमने, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब थर्ड क्या पूछा है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। देखो रेशियो निकाल लेते हैं, यहाँ पे रेशियो निकालना है। पहला रेशियो किसका है, सिलेंड्रिकल पार्ट मतलब सिलेंडर के वॉल्यूम का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड किसका निकालना है, वॉल्यूम ऑफ 1 हेमीस्फेरिकल, ठीक है। तो हेमीस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब यहाँ पे देखो कट कर लो, सॉरी 2/3 तो किसी से नहीं कट रहा है, पाई कट रहा है। और यहाँ आर स्क्वायर है तो यहाँ एक आर कट गया, ठीक है। तो एक आर बचा है, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर तो एच मेरा और नीचे 2/3 आर। तो क्या आया, 3 ऊपर पहुँचा रही हूँ मैं, ठीक है। सो 3h/2r, बस अब रख लो। एच मुझे पता है 7 है, 3 इंटू 7, और आर मेरा कितना है 7/2। तो ये 2 भी ऊपर पहुँचा दो, ऊपर पहुँचाया और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 इंटू 7 अपॉन इंटू 2 इंटू 7। तो 2 इंटू 7 तो कट ही गए। तो रेशो क्या आया, 3:1 आया। ये रेशो किसका आया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ 1 हेमीस्फीयर पार्ट। क्लियर।